दोस्तों, जब भी आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो इस तरह के कैप्चा कोड आपने अक्सर देखे होंगे। जब भी आपको किसी वेबसाइट पर लॉगिन करना होता है, रजिस्टर करना होता है या फिर किसी और फॉर्म को भरना होता है तो इस तरह के कैप्चा कोड आपसे अक्सर फिल करवाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप एक्चुअल में जानते हैं कि ये कैप्चा कोड क्या होते हैं और ये आपसे क्यों फिल करवाए जाते हैं? हेलो दोस्तों, आई एम अश्वनी एंड यू आर वॉचिंग टेक ऑरेंज यूट्यूब चैनल। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, सपोज कीजिए मुझे, आपको या फिर किसी भी ह्यूमन बीइंग को किसी वेबसाइट पर जाकर कुछ फॉर्म रजिस्टर करना है। तो हम क्या करते हैं? देखिए, सबसे पहले हम अपने ब्राउजर को ओपन करते हैं, उसके बाद हम वेबसाइट को सर्च करते हैं, फिर उस फॉर्म पर जाकर फील्ड्स के अकॉर्डिंग डेटा को फिल करते हैं, उसके बाद में सबमिट करते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस में हमें कुछ टाइम लगता है और हमारा कुछ एफर्ट भी लगता है। अब सोचिए कि अगर मल्टीपल टाइम आपको ये फॉर्म को सबमिट करना पड़े तो हम क्या करेंगे? हमें मल्टीपल टाइम इस पूरे प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा। अब हर बार हमें कुछ टाइम लगेगा, कुछ एफर्ट लगेगा। कहने का मतलब कि हम ह्यूमन बीइंग्स की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। हम 50, 100, 200 फॉर्म से ज़्यादा फिल नहीं कर सकते। साथ ही साथ जब भी हम ह्यूमन बीइंग किसी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उसका एक मेन पर्पस होता है, एक रीज़न होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी वेबसाइट पर जाकर लॉग इन करते हैं तो उसका पर्पस ये होता है कि वो वेबसाइट बार बार हमसे लॉग इन करने को ना कहे और हम सीमलेसली उसकी सर्विसेज का यूज़ करते रहें। अब दोस्तों, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक होता है बॉट सिस्टम। बॉट कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है, एक स्क्रिप्ट होती है जो किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर, किसी प्रोग्रामर के द्वारा बनाई जा सकती है। अब दोस्तों, इस बॉट में, इस स्क्रिप्ट में वो सारे के सारे स्टेप्स पहले से डिफाइन करके लिखे जा सकते हैं और जब भी वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिल करने की ज़रूरत होगी तो किसी ह्यूमन बीइंग के इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ उस स्क्रिप्ट पर एक क्लिक करना है, स्क्रिप्ट रन होगी, ऑटोमेटिक तरीके से वो सारा काम करेगी, सारे स्टेप्स को फॉलो करेगी और आपके फॉर्म को फिल कर देगी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यार इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर किसी पर्सन का दिमाग प्रोग्रामिंग में चलता है तो उसने अपनी एक स्क्रिप्ट तैयार कर ली, एक बॉट बना लिया और उसके थ्रू अपने फॉर्म को भरवा लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी तो आ गया है हमारे काम को आसान करने के लिए, जो बहुत सारे डिसीजन खुद लेता है और हमें क्विक रिजल्ट देता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बॉट सिस्टम से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अगर उसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती ह्यूमन बीइंग्स की तरह। बट प्रॉब्लम ये है कि इन ये बॉट्स की कोई लिमिट नहीं है। लिमिटलेस तरीके से ये एक ही क्लिक पर विद इन अ सेकेंड किसी वेबसाइट के डेटाबेस में लाखों लाख डेटा एंटर कर सकते हैं और कंपनी को इस डेटा को फिल्टर करने में बहुत प्रॉब्लम होगी कि कौन सा डेटा जेन्युइन है और कौन से यूजर्स फेक यूजर्स हैं। साथ ही साथ ये बॉट्स एक ही समय पर कंपनी के सर्वर पर लाखों करोड़ों रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जिससे कि सर्वर क्रैश हो सकता है, सर्वर काम करना बंद कर सकता है। आपने कई बार देखा होगा जब अमेजोन या फ्लिपकार्ट की कोई सेल स्टार्ट होती है तो कुछ समय के लिए वेबसाइट कभी कभी काम करना बंद कर देती है। वो होता है हैवी ट्रैफिक की वजह से। लाखों करोड़ों लोग एक साथ अपना ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वेबसाइट के सर्वर पर रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं, जिस वजह से कंपनी का सर्वर हैंग हो जाता है, क्रैश हो जाता है और वेबसाइट काम करना बंद कर देती है। तो इन बॉट के वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करने से ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब दोस्तों, मैं तीसरी और सबसे मेन प्रॉब्लम आपको एक्सप्लेन करता हूँ जो बॉट के वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करने से हो सकती है। देखिए, इस बॉट सिस्टम की वजह से जो रियल यूज़र, जो जेन्युइन यूज़र हैं, वो सर्विसेज का इस्तेमाल करने से रह सकते हैं। कैसे? एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए किसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट ने कोई सेल ऑफर की जो आज 12 बजे स्टार्ट होगी और 12:30 बजे ख़त्म हो जाएगी। उनके पास टोटल 5000 प्रोडक्ट हैं सेल करने के लिए। अब जैसे ही 12 बजेंगे सब लोग अपने अपने ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश करेंगे, वेबसाइट पर जाएंगे, लॉगिन करेंगे, प्रोडक्ट सेलेक्ट करके एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, फिर पेमेंट वगैरह करेंगे। इस सब में हर किसी को कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। बट अगर किसी ने कोई बॉट तैयार करके रखा है, वो सिर्फ एक क्लिक करेगा और विद इन अ सेकेंड वो 5 के 5000 ऑर्डर्स को फेक अकाउंट के थ्रू रजिस्टर कर देगा। ऐसे यूजर्स के लिए वो रजिस्टर कर देगा जो कभी उन प्रोडक्ट को रिसीव करने जाएंगे ही नहीं और जो एक्चुअल यूजर थे वो अपना ऑर्डर प्लेस करने से रह जाएंगे। इसी चीज को हम IRCTC की वेबसाइट पे भी समझ सकते हैं, जो तत्काल टिकट बुकिंग होती है। वहां पर अगर मान लीजिए किसी ने बॉट तैयार करके रखा है तो वो एक ही क्लिक पर सारे टिकट बुक कर सकता है और जो मेन, जो जेन्युइन यूजर है वो टिकट बुक करने से रह सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ह्यूमन और बॉट्स के बिहेवियर के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा और ये भी पता चल गया होगा कि अगर कोई बॉट किसी वेबसाइट के साथ में इंटरेक्ट करता है तो कंपनी को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो दोस्तों, इस बॉट से बचने के लिए ही लाया गया था कैप्चा सिस्टम। दोस्तों, कैप्चा की फुल फॉर्म होती है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर और ह्यूमन अपार्ट।
चलिए दोस्तों, अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैप्चा किस तरह से बॉट को वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करने से रोकता है। वीडियो में मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी कोई डेवलपर या कोई प्रोग्रामर, कोई हैकर कि जब कोई स्क्रिप्ट को तैयार करेगा तो वो पहले से ही सारे स्टेप्स को उसमें लिख देगा कि पहले ब्राउज़र ओपन करना है, फिर वेबसाइट सर्च करनी है, फिर इस फॉर्म पर जाना है और फॉर्म में क्या क्या डेटा फिल करना है वो भी। बट कैप्चा कोड वो पहले से नहीं लिख सकता, क्योंकि उसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कि हर बार आप देखेंगे कि जब आप पेज को रिफ्रेश करते हैं तो हर बार एक नया कैप्चा कोड जनरेट होता है। हर बार एक नया कैप्चा कोड जब जनरेट होता है तो पहले से उसे प्री डिफाइन करना, प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो जब भी वो बॉट काम करेगा वो सारी इंफॉर्मेशन को फिल कर देगा, बट कैप्चा कोड पर आकर अटक जाएगा और वेबसाइट बिना कैप्चा कोड के फॉर्म सबमिट करने देगी नहीं। इस तरह से वो बॉट सिस्टम कैप्चा पर आकर अटक जाएगा। अब दोस्तों, एक होता है OCR स्कैन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसमें क्या होता है कि बॉट इमेज को स्कैन करके पता लगा सकता है कि उसके अंदर कौन से कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। दोस्तों, इस चीज से बचने के लिए उस लेटर्स को थोड़ा सा टेढ़ा बेढ़ा कर दिया जाता है और बैकग्राउंड पे कुछ ब्लर डैमेज टाइप की इमेजेस यूज की जाती हैं, जिससे कि कैरेक्टर्स और बैकग्राउंड आपस में कुछ मिले मिले लगे और ये आसानी से स्कैन ना किया जा सके। तो इस वजह से OCR स्कैन भी यहाँ पर काम नहीं करता है और बॉट सिस्टम फेल हो जाता है। अब दोस्तों, आपने कुछ नए टाइप के गूगल के भी कैप्चा देखे होंगे जिसमें आपको कुछ इमेजेस वगैरह सेलेक्ट की जाती हैं कि कार की इमेज कौन सी है, स्ट्रीट सिग्नल कौन सा है। तो देखिए, ये भी एक कैप्चा कोड ही है, बट ये कुछ मीनिंगफुल चीजें दिखाता है, बट इसके काम करने का तरीका सेम ही है। ये भी यही पता लगाता है कि आप रोबोट है या एक ह्यूमन बीइंग है। अब दोस्तों, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बता दूं कि अगर आपको किसी वेबसाइट पर कैप्चा कोड नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर कैप्चा कोड होगा ही नहीं। गूगल का एक इनविजिबल कैप्चा भी आता है, वो आपको दिखाई नहीं देता है बट वेबसाइट में लगा होता है। वो बेसिकली आपका टाइम बचाने के लिए होता है। वेबसाइट उसको इंटीग्रेट करके रखती है, बट वो आपके बिहेवियर को लगातार जज कर रहा होता है, देख रहा होता है कि आप किस तरह से पेज को स्क्रॉल कर रहे हैं, किस तरह से आप माउस को लेकर जा रहे हैं, आपका IP एड्रेस क्या है, आपका नाम क्या है, आपका सारा डिटेल वो ले लेता है। उसके बेसिस पर वो डिसीजन लेता है कि आप बॉट है या फिर ह्यूमन है और वेबसाइट को वो बताता है, जिससे कि वेबसाइट काम करती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको कैप्चा कोड के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।